इसकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है, किस तरह से ये जो है लिम्फ क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हेडिंग दी थी आप लोगों ने लिम्फ, और लिम्फ का आप लोगों ने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन समझ लिया था। आज उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आगे हम लोग पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स हम इसके बारे में लिखेंगे। जैसे एक पॉइंट हम लोग लिख चुके थे कि जो लिम्फ है ये क्या है, इट इज मिडल मैन बिटवीन कैपिलरी एंड टिश्यू। कैपिलरी और सर टिश्यू आप के जो बीच लिख रहे हो दिख नहीं रहा। बाकी सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। बेटा नेटवर्क में इशू है, दोबारा लॉगिन करिए। तो लिम्फ जो है ये मिडल मैन है कैपिलरी और टिश्यू के बीच। ठीक है, इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लिम्फ है ये भी पेल येलो कलर का होता है। इट इज पेल येलो कलर्ड। पेल येलो कलर्ड का सब्सटेंस है ये, येलो कलर्ड फ्लूइड which is formed by leaking out of blood through the blood capillary। ब्लड कैपिलरी से जब ब्लड लीक आउट होता है तो उससे जो फ्लूइड बनना उसको बोलते हैं हम लोग लिम्फ। अगर वो जो लिम्फ का कॉम्पोजिशन देखेंगे कि लिम्फ में क्या क्या होता है, कॉम्पोजिशन की अगर बात करेंगे तो लिम्फ का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा है। लिम्फ हैज सेम कॉम्पोजिशन एज ऑफ प्लाज्मा। जैसा कॉम्पोजिशन प्लाज्मा का है इसका भी कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है। एंड ये बट it does not have blood cells। इसमें ब्लड सेल्स नहीं होती एक्सेप्ट लिम्फोसाइट के। लिम्फोसाइट को छोड़ दिया जाएगा तो लिम्फोसाइट के अलावा कोई भी ब्लड सेल लिम्फ में नहीं होती। तो लिम्फ में एक ही ब्लड सेल देखी जाती है और वो है लिम्फोसाइट। तो ये हम नोट करके भी लिख देते हैं ताकि आपको ये बात याद रहे। lymph has only lymphocyte। लिम्फ में सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट देखी जाती है, बाकी कोई ब्लड सेल इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, अब ये तो सारी बातें हमने समझ ली लिम्फ के बारे में। लिम्फ टिश्यू के बीच में फ्लो करता है, ओपनली फ्लो करता है, तो हम उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो आप एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, स्टार मार्क करके हमें पॉइंट लिखते हैं ये, लिम्फ फ्लो openly in the space between tissue is called tissue fluid। इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है,
बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है टिश्यू फ्लूइड में और लिम्फ में। वैसे है दोनों सेम ही, लेकिन जब यही लिम्फ टिश्यू के बीच में फ्लो करेगा तो उसको बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड, और जब यही लिम्फ लिम्फेटिक कैपिलरी या वेसल्स में फ्लो करेगा तो इसको हमने लिम्फ नाम दिया है। अब देखिए एक बात और हमें समझ लेते हैं कि जैसे जो ब्लड है वो लीक आउट होगा जब कैपिलरी से, तो ब्लड वॉल्यूम चेंज होगा। तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम चेंज होगा। इस ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए जो ये लिम्फ है ये एंटर कर जाता है लिम्फेटिक कैपिलरी में, लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल में जाएगा, और ये लिम्फेटिक वेसल जाके ओपन कर जाएगा मेन वेन के अंदर, ताकि जो आपका ब्लड का वॉल्यूम है उसको मेंटेन किया जा सके। ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में भी समझा था डायग्रामेटिकली, इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, तो आप लोग नोट करें। देखिए, ड्यू टू leaking out of due to leaking out of due to leaking out of blood through the through the through the blood capillaries through the blood capillaries the volume of blood changes, the volume of blood changes। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, to maintain the volume to maintain the volume of blood to maintain the volume of blood to maintain the volume of blood this hello नहीं सर, मैंने सब में डाला है लिंक तो। एक मिनट बच्चों, एक मिनट होल्ड पर रहना। तो क्या टॉपिक था, क्या पॉइंट लिख रहे थे हम लोग, बेटा रिपीट करेंगे एक बार आप में से कोई? To maintain the volume of blood. To maintain the volume of blood, the lymph enter into the
lymphatic capillary, enter into the lymphatic capillary and finally reaches into the main vein through the lymphatic vessels, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ब्लड वॉल्यूम को कैसे मेंटेन किया जाएगा। अब एक पॉइंट और लेके आप नेक्स्ट, जो हमने कल समझा था, वो ये कि भाई जब लिम्फ फ्लो करेगा, लिम्फेटिक कैपिलरी से आगे जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, लिम्फेटिक, आवाज ना आवे। बेटा माइक को एक तो आप म्यूट रखिए। आप देखिए, जब हमने ये समझा था कल कि जब लिम्फ फ्लो करेगा लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल में जाएगा, तो ये लिम्फेटिक कैपिलरी बैंड करती हैं। इनके बैंड होने से यहाँ पर कुछ नोड्स की फॉर्मेशन होती है और उन नोड्स को बोलते हैं हम लोग लिम्फ नोड्स। तो यही पॉइंट लिखेंगे, लिखिए, when lymph passes, सर स्टार्टिंग से बोलना। when lymph passes through the lymphatic capillary and then enter into the lymphatic vessel there is bending in the capillary which form, सर एक बार फिर से बताना सर एक पॉइंट। there is bending in the capillary which form lymph node, एंटर इनटू द लिम्फेटिक वेसल की बात बताना सर। there is bending in the capillary which form lymph node, तो क्या करेगा, लिम्फ नोड की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब ये बातें तो हम समझ चुके हैं। अब हम जरा लिम्फ के फंक्शन देख लेते हैं कि लिम्फ के काम क्या होते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फ, फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो फंक्शन है लिम्फ का, सबसे पहला जो काम है वो ये है कि लिम्फ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। जो सब्सटेंस है कैपिलरी के अंदर, उनको कैपिलरी से टिश्यू में पहुंचाने का काम करता है। तो पहला फंक्शन तो यही लिखिए, नंबर 1, इट हेल्प्स इन फंक्शन ऑफ लिम्फ में पहले लिखिए, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस from blood capillary to tissue,
and vice versa. Blood capillary to tissue and vice versa. मतलब यह है कि ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में पहुंचाएगा सब्सटेंस को और टिश्यू से जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल के ब्लड में भेज देगा ताकि वो हमारी बॉडी से फिर बाहर हो सके, एलिमिनेट हो सके। नेक्स्ट फंक्शन लिखिए इसका। नेक्स्ट आपने ये भी देखा कि इसके अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। सर फर्स्ट फंक्शन एक बार फिर से बताना। पहला फंक्शन ये है, रिपीट लिखा नहीं है या फिर समझाऊं? लिखा नहीं है सर। लिखो। lymph help in the transportation of materials from blood capillary to tissue. Blood capillary to tissue. Blood capillary to tissue and vice versa. ठीक है भाई। सेकंड लिखेंगे फंक्शन, जैसे कि हमने आपको बताया कि लिम्फ नोड की फॉर्मेशन हो रही है और लिम्फ नोड फेगोसाइटिक नेचर के हैं। फेगोसाइटिक का मतलब ये फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करके किल करने का काम करते हैं। लिखिए, lymph node are responsible for engulfing of foreign particles to provide immunity. ठीक है जी। तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पूरा कर लिया। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया तो ये हमने कंप्लीट कर लिया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब हम समझेंगे। अच्छा देखो, कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ रहे थे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें हमने फ्लूइड पूरा कर लिया और उसमें हमने ब्लड पढ़ लिया और लिम्फ पढ़ लिया। अब ब्लड और लिम्फ के बाद हमको आगे बात करनी है। तो आगे हमारे पास आता है बोन के बारे में, और ये है हमारा सेकंड वन, कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू। अगर जो हम कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो इसकी जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होगी, डेंसली अरेंज होगी। इसमें आपके पास दो चीजें आएंगी, पहला आ जाएगा बोन और दूसरा आ जाएगा कार्टिलेज। ठीक है, ये जो बोन और कार्टिलेज है ये हमें चैप्टर नंबर 20 में कवर करना है, जो कि है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वहां पर हम बोन और कार्टिलेज को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा बेसिक बातें उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर बोन की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोन में कौन कौन सी सेल्स होती है। तो अगर हम एक बोन की बात करेंगे तो ये किन सेल से मिलकर बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स।
तीन तरह की सेल से मिलकर बना है। नंबर 1 है ओस्टियोसाइट, नंबर 2 है ओस्टियोब्लास्ट, और नंबर 3 है ओस्टियोक्लास्ट। तीन तरह की सेल हैं, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। और अगर जो हम कार्टिलेज की बात करेंगे तो कार्टिलेज किससे मिलके बना हुआ है? कार्टिलेज बना है कॉन्ड्रोसाइट से, सेकंड है कॉन्ड्रोब्लास्ट, थर्ड है कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो तीन तरह की सेल से मिलके ये भी बना है। ठीक है, बोन जो होता है ये डेंसली इसमें सेल्स अरेंज होती हैं और इनका मैट्रिक्स थोड़ा सॉलिड रहेगा। और कार्टिलेज जो है वो डिफरेंट तरह का हो सकता है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में बताया था, हायरिन हो सकता है, फाइब्रस हो सकता है और कैल्सिफाइड हो सकता है। फाइब्रस कार्टिलेज में फाइबर ज्यादा देखे जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक सेल और आप देख सकते हैं, वो है आपकी फिब्रोब्लास्ट सेल। और फिब्रोब्लास्ट सेल का फंक्शन पता ही है आपको, फाइबर प्रोड्यूस करता है, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। तो इतना ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी बोन और कार्टिलेज डिटेल में हमको इसको स्टडी करना है, लेकिन इसका डिटेल हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट वाले चैप्टर में देखेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट ये हमारा जो यहाँ तक जो कनेक्टिव टिश्यू है ये तो हमने खत्म कर दिया, और अब हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास अब आएगा मस्कुलर टिश्यू। अब हम मस्कुलर टिश्यू को कवर करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। मस्कुलर टिश्यू, देखिए मस्कुलर टिश्यू की अगर बात करें तो ये मस्कुलर टिश्यू तीन तरह के हो सकते हैं। एक वो हो सकता है जो हमारे स्मूथ या विसरल ऑर्गन में देखा जाता है। विसरल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि होलो होते हैं। दूसरा हो सकता है स्केलेटन, और तीसरा हो सकता है कार्डियक। तो इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये तीन तरह का हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। आईज है वो भी सर ऑर्गन में आती है? हाँ जी, आई भी ऑर्गन है। विसरल ऑर्गन में आती है सर आई? विसरल ऑर्गन में नहीं आएगी। विसरल ऑर्गन होता है जो अंदर से होलो हो, जिसके अंदर कैविटी देखी जाए, उसे बोलते हैं विसरल ऑर्गन। आई आपके सेंस ऑर्गन में आती है। सर चेक करते हैं ना नेट पे तो विसरल ऑर्गन में आई को भी मैं दिखा आपको देते हैं। पढ़ाऊंगा, आई बताऊंगा, उसका रीजन क्या है वो समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। देखिए मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू में हमारे पास सबसे पहला आता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन विसरल ऑर्गन। और इनको क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड विसरल टिश्यू। इन्हें हम विसरल टिश्यू भी कहते हैं। और जो स्मूथ मसल है ये स्पिंडल शेप होते हैं। दे आर स्पिंडल शेप, और इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। तो दे आर यूनी
न्यूक्लिएटेड। इसके अलावा ये जो स्मूथ मसल हैं ये हमारी विल पावर से कंट्रोल नहीं होते, और जो हमारी विल पावर, जो हमारी इच्छा शक्ति से कंट्रोल ना हो, मतलब हम इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, और ऐसे और टिश्यू जो हमारी मर्जी से कंट्रोल ना हो उनको बोलते हैं हम लोग अनवॉलेंट्री। दे आर अनवॉलेंटरी। क्योंकि अनवॉलेंटरी है इसलिए इनको बोलते हैं अनवॉलेंटरी मसल। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जब आप स्मूथ मसल्स को देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फाइबर के, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे फाइबर के नहीं बने होंगे, स्ट्रेट फाइबर के। इसलिए कैसे होते हैं, ये अनस्ट्रेटेड होते हैं। दे आर अनस्ट्रेटेड, ये अनस्ट्रेटेड होते हैं, इसलिए इनको अनस्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे स्मूथ मसल का तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। स्पिंडल शेप हो गया और इसके अंदर सेंटर में ये लार्ज न्यूक्लियस हो गया, एक ही न्यूक्लियस है तो यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया। ठीक है जी। और हम ये बोल सकते हैं कि जो इतने पॉइंट ठीक है इसमें स्मूथ मसल में, ये कुछ पॉइंट आपको याद जरूर रखने हैं कि जैसे इनको विसरल ऑर्गन में देखे जाते हैं तो इनको विसरल टिश्यू भी बोला जाता है, विसरल टिश्यू, या फिर अनवॉलेंट्री मसल, या फिर अनस्ट्रेटेड टिश्यू, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इनकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती, तो इनमें से कोई ब्रांच नहीं निकली इसलिए ये कहते हैं दे आर अनब्रांच, ये अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्मूथ मसल। ये सारे पॉइंट आप स्मूथ मसल के नोट करें, और इसके बाद हम लोग देखते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। वो मसल जो हमारे स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसे बोलते हैं स्केलेटल मसल। तो ये नोट कर लिया आप सभी ने? सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आप अपना वॉल्यूम बढ़ाएं। बाकी सभी को स्लो आ रही है, सही आ रही है आवाज? यस सही आ रही है। बेटा आप अपना वॉल्यूम बढ़ाएं। सर, अच्छी आ रही अच्छे आ रही है, अरे थैंक यू सो मच। देखिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है स्केलेटल मसल। तो देखिए स्केलेटल मसल की अगर बात करें, देखो एक तो आपको नाम से ही पता चल रहा है स्केलेटल मतलब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके साथ जो मसल जुड़े हुए रहेंगे उन्हें बोला जाएगा स्केलेटल मसल। तो ये कहाँ देखे जाते हैं? दे आर associated with skeleton of body। ये हमारे बॉडी के स्केलेटन के साथ जुड़े हुए रहेंगे, इन्हें बोला जाएगा स्केलेटन मसल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम अपने बॉडी के स्केलेटन को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, ये हमारी विल पावर से कंट्रोल होता है। तो ये जो मसल हैं ये कैसे होंगे? ये हमारी विल पावर से कंट्रोल होंगे, और ऐसे मसल जो हमारी विल पावर से कंट्रोल हैं उन्हें बोलेंगे वॉलेंट्री मसल। दे आर वॉलेंट्री। और हम ये बात बोल सकते हैं वॉलेंट्री होने का मतलब कि ये कैसे हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कंट्रोल है। वॉलेंट्री मसल। इसके अलावा ये स्ट्रेट फाइबर के बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रिएटेड फाइबर्स, इसलिए इनको बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल। ठीक है, ये पॉइंट नोट करें आप।
बाकी फिर हम आगे लिखते हैं। सर स्ट्रेटेड फाइबर क्या होता है? जिसमें फाइबर देखे जाए ना और वो एक साथ सीधे सीधे अरेंज हो स्ट्रेट फॉर्म में, उन्हें बोलते हैं स्ट्रेट फाइबर। अभी डायग्रामेटिकली बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये आपके दो पॉइंट क्लियर होगा, 3 पॉइंट। इसके बाद अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि इनमें कई सारे न्यूक्लियस देखे जाते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस हैं। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर इनका डायग्राम देखें हम तो इस तरह से रहेगा। देखिए ये हमने एक बॉक्स फॉर्म में बनाया है, बट एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। ऐसे ये फाइबर्स अरेंज हुए हैं इसमें इस तरह से, और ये फाइबर्स अरेंज होकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये सारे फाइबर स्ट्रेट हैं, सीधे सीधे हैं, इसलिए क्या बोला था इनको, इसलिए बोलते हैं इनको स्ट्रेटेड मसल। तो यहाँ पर ये हो गया। इसमें जो सबसे बाहर वाली सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी, ये जो मेम्ब्रेन होगी, जिसे हम सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको यहाँ पर बोला जाएगा सार्कोलेमा। एक एम आएगा यहाँ पे, सार्कोलेमा। और इसके अंदर फ्लूइड भी फिल रहेगा, जैसा कि सेल के अंदर होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर इस फ्लूइड को बोलेंगे हम लोग सार्कोप्लाज्म। और इसमें ना एक खास बात जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, वो देखिए, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलेंगे। जैसे जो ये मैं शेड कर रहा हूँ डार्क कलर से, ये तो बन जाएंगे डार्क बैंड। तो इसमें ये हो गया आपका डार्क बैंड, जिसे हम लोग ए बैंड भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ है। और किस प्रोटीन का बना है ये, मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। और जो आपको इसमें वाइट वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बनाता है आपका लाइट बैंड, जिसे हम लोग बोलते हैं आई बैंड। ठीक है। और ये किसका बना हुआ है, तो आप बोल दोगे भाई कि मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ये भी एक प्रोटीन का बना है, एक्टिन प्रोटीन। अब देखो सुनो, ये जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, यही दोनों मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इन दोनों की वजह से ही हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा ये मल्टी कौन न्यूक्लियेटेड करते हैं, मसल दोबारा बता दो। एक्टिन और मायोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो हैं, जो पेरिफेरल देखे जा रहे हैं रेड कलर के स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर, ये हैं आपके न्यूक्लियस। और आप देख रहे हो हर एक सेल में आपको कम से कम 2 या 3 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है कि ये आपका मल्टी न्यूक्लियेट है। ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर ये और दिखाई देंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, जैसे वो लिखते हो ना आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है, कंटेन कैल्शियम आयन, इसमें कैल्शियम आयन भरा हुआ रहता है बहुत ज्यादा। और अगर जो इसमें कैल्शियम आयन ना हो तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हमारी बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी। तो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गई सारी बातें इसकी। अगर किसी को कोई डाउट है इस डायग्राम में तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये डायग्राम आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये डायग्राम आएगा तभी आप मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को समझ पाएंगे। एक बार सर बना लेते हैं। हाँ, इसको बना लीजिए और इसके बाद मैं जो पॉइंट आपको मैंने बोले हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। सर डन। ओके, चलिए भाई, तो ये हो गया नोट डाउन, सभी ने बना लिया है डायग्राम। अब कुछ पॉइंट लिखेंगे हम लोग इसी के बारे में। लिखिए, they have alternate light and dark band. They have alternate light and dark band. लाइट बैंड किसका बना है, डार्क बैंड किसका बना है, ये बात आपने डायग्राम में लिखी ली है, तो इसको हम दोबारा मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो दे हैव अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दी आई और ए बैंड, दी आई और ए बैंड responsible for the eye or A band responsible for muscle contraction, responsible for muscle contraction। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, they are unbranched, they are unbranched। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, they have sarcoplasmic reticulum, they have sarcoplasmic reticulum which is rich source of calcium, which is rich source of calcium ion। तो ये हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू में हमारा स्केलेटल मसल। अब हम एक लास्ट मसल और पढ़ लेते हैं और वो है हमारा कार्डिक मसल, और उसी के साथ हमारा मस्कुलर टिश्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, थर्ड हम बात करते हैं स्केलेटल के बाद कार्डियक मसल। ये कहाँ देखे जाते हैं, दे आर फाउंड इन हार्ट। ये हार्ट में देखा जाएगा। दे आर ब्रांच्ड, ये ब्रांच होते हैं। दे आर अनवॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री,
ये भी हमारी विल पावर से कंट्रोल नहीं होते। इसके अलावा दे हैव अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, सेम इनमें भी रहेगा, लेकिन इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, तो दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। इसके अलावा दे हैव इंटरकैलेटेड डिस्क देखी जाती है इनके अंदर। और ये भी क्या करते हैं, ये हार्ट की मूवमेंट में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दे आर responsible for contraction and relaxation of heart। देखिए मैक्सिमम पॉइंट तो बिल्कुल सेम है स्केलेटन की तरह, कुछ पॉइंट इसमें डिफरेंस है। जैसे पहली बात इनवॉलेंट्री है, दूसरी बात ब्रांच है, तीसरी बात इनके अंदर क्या होता है, ये एक न्यूक्लियस होता है, और चौथी बात इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क है। तो डायग्रामेटिकली हम इन चारों पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखिए जैसे ये हो गई इसकी ब्रांच, इसमें ब्रांचिंग आ गई है, और इसमें भी देखी जाएंगी वही अल्टरनेट पोजीशन पर लाइट और डार्क बैंड। ये हो गए आपके डार्क बैंड, और बीच में रहेंगे लाइट बैंड। लेबलिंग आप लोग कर सकते हैं। इसमें ये जो देखी जा रही है स्ट्रक्चर, ये जो डिस्क देखी जा रही हैं, इन्हें बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं, ये है इंटरकैलेटेड डिस्क, और इन्हीं की वजह से होता है ये यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये इसकी ब्रांचिंग हो गई। इसके अलावा बाकी चीजें तो हम लोग मेंशन कर ही चुके थे। तो ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर लीजिए, और इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया मस्कुलर टिश्यू भी। अब देखिए हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ लिया, कनेक्टिव पढ़ लिया, एपिथेलियल पढ़ लिया। बाकी नर्वस टिश्यू के बारे में हमें नहीं पढ़ना यहाँ पर, क्योंकि नर्वस टिश्यू हम डिटेल में चैप्टर नंबर 21 में कंटिन्यू करेंगे। अब इस चैप्टर को यहीं तक रखेंगे। अभी इसमें एक पोर्शन बचा है आपका, और वो है कॉकरोच। कॉकरोच को समझने के लिए हमें सेलुलर कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। हमें कुछ सेलुलर कंपोनेंट के बारे में उसको समझने से पहले हमें आना चाहिए। तो उनको समझने के लिए अब हम लोग, जब हम सेल कंटिन्यू कर लेंगे अपना, मीन्स चैप्टर नंबर 8, 9, 10 कवर करेंगे, उसके बाद हम अपना कॉकरोच पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉकरोच का भी नहीं पढ़ रहे हम लोग, कॉकरोच वाले पोर्शन को हम लोग सेल कवर करने के बाद शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। ये चैप्टर लगभग आपका पूरा हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे, यानी कि कल जब हमारी क्लास होगी, तो कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस यूनिट के जो सेकंड यूनिट है, जिसमें मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल है, इसमें आपके 3 चैप्टर थे, 3 में से एक हमने कवर कर दिया। अब हमारा रह गया है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो अब हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी को कवर करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। आप लोग यहाँ तक पढ़ के रखिए अच्छे से।
और आपके जो लेक्चर हैं इनके वीडियो लेक्चर भी आपके ऐप पे अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको एक आधा बार में मान लीजिए कोई डाउट है, कोई नहीं समझ में आया पॉइंट, तो सीधा मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको दोबारा से टॉपिक को समझना है, पढ़ना है, तो आप ऐप पे जाकर उसको वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ तक करके रखेगा, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करवा अभी सर? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट।